हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, है ना। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? अभी तक जो हमने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ लॉ क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। इसीलिए ना तो मैंने आपको कोई होमवर्क दिया एज सच, ना आपको कुछ रिवाइज करना था। देयर वाज नथिंग ऑन द प्लेट, राइट। Today we are going to start with we will start with actual Companies Act के सेक्शन 1 से हम शुरुआत करेंगे। बट उसके पहले एक टॉपिक है जो हमें और करना है, विच इज एक्चुअली रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में आप एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, एंड दैट इज elaborate the concept of lifting of corporate wheel, or in what circumstances या in what cases corporate wheel may be lifted। अब देखो, वैसे तो आपने ये पहले पढ़ा भी हुआ होगा, सबको पता होगा, है ना। पर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हमें कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट होती है ये याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हम आंसर लिखेंगे, बट उसके पहले आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ओके। नाउ आई हैव हिडन समथिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फोन। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि मेरे फोन के पीछे क्या है? गेस करो, गेस करो करो। देखो ना फोन के पीछे कौन है। मैम फोन के पीछे आप ही इतनी बड़ी सी दिख रही हो। नहीं, फोन के पीछे कुछ और भी है, ठीक है। क्या है? क्या दिख रहा है? कैसे दिखेगा मैम? दिस इज बीइंग प्रोटेक्टेड और दिस इज बीइंग शील्डेड फ्रॉम दिस फोन। तो पीछे क्या है? जब तक हम लोग ये हटाएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि पीछे क्या है? एज सुन एज आई लिफ्ट दिस फोन, कैन यू सी व्हाट इज बिहाइंड इट? यस। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारे पास एक वाइटनर, करेक्शन पेन, कुछ भी आप बोलो, वो है, ठीक है। बट हमने आगे क्या रख दिया था? एक फ़ोन रख दिया था, तो हमें नहीं दिख रहा था। तो जब भी हमें पीछे वाले इंसान को देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? आगे वाला सामान हटाना पड़ेगा, मतलब लिफ्ट करना पड़ेगा, पियर्स करना पड़ेगा, ऐसे फाड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ भी करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। मैम ये आगे और पीछे हैं कौन लोग? आगे है कंपनी, कंपनी। और कंपनी जब हमने पढ़ा तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी कंपनी के बारे में बात पढ़ी थी कि भाई अगर मुझे बिजनेस करना है, मैंने प्रोप्राइटरशिप बनाया है, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, और अगर मैंने कंपनी बनाई है तो कंपनी तेरा अलग मेरा अलग, है ना। तो कंपनी, तुमने अगर गलत किया है तो तुम भरो, मैं क्यों भरूं? यही यही तो खूबसूरत सी बात हमने पढ़ी थी ना। तो दिस एक्चुअली कॉर्पोरेट व्हील इज, इट मीन्स कि जैसे ही हमने कंपनी को रजिस्टर कर दिया, जैसे ही हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान बन गई, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, और अपने चीज़ों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। उसकी चीज़ों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब मेंबर्स, डायरेक्टर्स, हम कोई पर्सनल लायबिलिटी इनकर नहीं करेंगे। दिस इज द प्रोटेक्शन, दिस इज द शील्ड विच वी आर गेटिंग। क्यों? क्योंकि एक कर्टन आ गया, समझ लो आप, जो हमें हाइड कर दे रहा है, जो सिर्फ ये दिखा रहा है ये कंपनी ने किया, ये कंपनी ने किया, ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। पर कभी कभी ऐसा होता है, कब ऐसा होगा? जब लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तब हम क्या करते हैं? देन वी लुक बिहाइंड द रियल पर्सन। हम बोलते हैं हटाओ इस फ्रॉड को, हटाओ इस पर्दे को, एंड वी वांट टू सी कि ये कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है कंपनी से। क्यों? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। अगर कोई आया ऐसे कंपनी के साथ डील करने, ठीक है, दो, मान लो हम लोग बोलते हैं कि ये दो फ्रेंड्स हैं और इन दो फ्रेंड्स ने मिलके क्या की? एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब इन लोगों ने पहले तो सोचा कि कंपनी में देखो 50,000 मैंने लगाए, 50,000 तुमने लगाए, तो हम दो इसके कंपनी के शेयर होल्डर है। अब इस कंपनी को मैनेज कौन करेगा? तो क्या किसी को अपॉइंट करें डायरेक्टर्स की तरह? अरे यार, हम लोग के पास खुद भी तो इतना समय है, और हम लोग भाई अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, नॉलेज भी है हमारे पास, तो व्हाई डोंट वी ओनली बिकम द डायरेक्टर्स? तो अब ये दो फ्रेंड्स क्या हैं? खुद ही मेंबर्स हैं और
ये दो फ्रेंड्स खुद ही डायरेक्टर्स भी हैं, इन्होंने किसी को हायर नहीं किया है, ठीक है। अब कंपनी में अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गलत होता है मतलब कंपनी ने कोई फॉर्म नहीं भरा, या कंपनी ने कुछ किसी को कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीच किया, ये किया वो किया, कुछ भी किया, कंपनी के ऊपर केस फाइल होगा कि इनके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर होगा। कंपनी उनको भुगतान करेगी कि ये करेंगे? कंपनी करेगी। मैम ये दोनों अलग है ना, ये मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग है, दे आर नॉट इनकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी। हाँ ये काम करा रहे हैं कंपनी से, क्यों? क्योंकि कंपनी तो नहीं देख पा रही है। अगर कोई बंदा आया और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो कंपनी हाँ बोलेगी, ना बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी, वो ना सुन रही है ना देख रही है, क्या बोलेगी? कंपनी से बुलवाया जाएगा, कंपनी के बिहाफ पे ठप्पा लगाया जाएगा, कॉमन सील कंपनी के बिहाफ पे साइन किया जाएगा। कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये है नेचुरल पर्सन्स, दे हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, राइट? So supposedly they formed the company, they took the money from the creditors, ठीक है, they took the raw material, and despite the repeated attempt, ये लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स में इन लोगों ने कुछ फ्रॉड कर दिया और दिखा रहे हैं कि पैसा तो है ही नहीं कंपनी के पास और पैसा अपने जेब में रख लिया। मतलब ये लोग कर रहे हैं कंपनी के नाम पे फ्रॉड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पेनाल्टी कंपनी के ऊपर ही होनी चाहिए? कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है और इन लोगों को कोई पकड़ेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये तो गलत हो रहा है यार, ये तो सरासर गलत हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कौन है तू, कहाँ छुपा है, दिखा निकल के, और उसके ऊपर हम पेनाल्टी लगाएंगे, उसको हम जेल में डालेंगे, उसको हम सजा देंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 लाइन पहले आपको लिखनी होगी। कैसी 2 लाइन? पहले कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, और उसके बाद हम केसेस लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको 2 लाइन लिखा रही हूँ, उसके बाद वी विल एलैबोरेट द केसेस, ठीक है। ओके मैम, when a company is incorporated, please write with me. When a company is incorporated, it is considered as a separate legal entity, ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात है। ये जो सेपरेशन है, आइडियली दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट व्हील। व्हील मतलब शील्ड या पर्दा होता है। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट एंटिटी के एग्जिस्टेंस से आने से ये एक पर्दा या एक शील्ड आई which prevents, or which rather protects, the members oblique directors from incurring personal liability, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में however sometimes, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ या फिर कोर्ट्स में डिसरिगार्ड दिस कंसेप्ट। मतलब मैम ये सेपरेट लीगल एंटिटी का उन्होंने कंसेप्ट ही डिसरिगार्ड कर दिया। उन्होंने कहा आप और आपकी कंपनी एक ही हो, मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके भी, हमने आपको एक मान लिया, कोई अलग अलग नहीं हो आप लोग, आप ही चला रहे हो उसको, आप ही कर रहे हो उसको। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था, दैट इज द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद ये अलग, इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा वैसा, सब डिसरिगार्ड कर दिया हमने। हमने बोला आप दोनों तो एक हो, जो तेरा वो मेरा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करके एंड इग्नोर the independent existence to look at the real persons, behind companies
actions. This is called as lifting oblique piercing of कॉर्पोरेट व्हील. ठीक है, तो ये दो लाइंस हमने लिखी हैं कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है. बेसिकली अगर ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जरूर लिखोगे. अब सवाल ये उठता है कि मैम कब कब ऐसा हुआ है, कब कब एक माना गया है, कब कब पीछे वाले इंसान को सजा दे दी गई है, कब कब ऐसा क्या चीजें हुई हैं. तो कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम बहुत जगह देखते हैं कि कंपनी के ऊपर 1,000 रुपए की पेनाल्टी, जिसने गलती की मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट या रिस्पॉन्सिबल जो डायरेक्टर है उसके ऊपर भी 1,000 रुपए की पेनाल्टी. मतलब उसको भी दोषी माना जा रहा है. अरे वो तो काम कर रहा है मैम, वो तो अच्छे से काम कर रहा है, जगह जगह उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, तो बड़ी गलत बात है. नहीं, जब आप अच्छे से काम करते हो ना, इन गुड फेथ करते हो, तो आपके ऊपर कुछ नहीं लगता है. जब आप गलत करते हो तब आपके ऊपर लगता है. जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो, इरिस्पॉन्सिबल हो, तब आपके ऊपर लगता है. ठीक है, तो ऐसा तो हम बहुत जगह देखेंगे ही देखेंगे. फिलहाल पास्ट में जब जब लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है तो क्या हुआ है, कोर्ट्स ने बोला है नहीं नहीं यहां पे तो लिफ्ट करो कॉर्पोरेट व्हील को और इसको सजा सुनाओ. सो फॉलोइंग आर द केसेस वेयर courts have lifted the corporate wheel. Following are the cases where courts have lifted the corporate wheel. ठीक है, यहां से आपको बिल्कुल याद करना है. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन. अभी मैं आपको ऐसे 9 केसेस बताने वाली हूँ, बिकॉज अभी तक हमने किसी भी क्लास में ऐसा कुछ नहीं किया था कि आपको याद करना हो. टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वन सिंपल एंड बेसिक रूल टू फॉलो. ठीक है, अब वो रूल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टिंग के 9 पॉइंट्स बताऊंगी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे itself that is you can say आपका फर्स्ट रिविजन बोलो या फिर लर्निंग बोलो, बिकॉज यू हैव टू लर्न, वो हो जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स. क्या बात कर रहे हो मैम, ऐसे क्या सारे सब्जेक्ट छोड़ के बस लॉ ही पढ़ते रह जाएंगे हम लोग. तो जब लॉ में ऐसे चमाट लगेगा ना तब पता चलेगा कि लॉ कितना ज्यादा जरूरी है पढ़ना. अब सुनो मेरी बात, विद इन 24 आवर्स का मतलब क्या है. देखो, एक क्लास जो मैं आपको देती हूँ वो 1.5 घंटे का क्लास होता है. आपको लॉ को कितना देना है पर डे, 2 घंटे. तो 1.5 घंटे के बाद करोगे क्या, आधे घंटे, कुछ नहीं करना है, वैसे भी भजन कीर्तन ही कर रहे हैं हम, है ना. तो आधे घंटे का जो आपके पास टाइम है उसमें आपको याद करना है. क्या याद करना है, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी. जैसे आज के क्लास में आपको मैं जो पहला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कब होती है, उसके 9 केसेस, तो आपको ये 9 पॉइंट्स याद कर लेना है. कैसे याद करेंगे मैम, अभी 2-3 बार हम क्लास में बोलेंगे. ठीक है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठेगा, अभी ही बैठेगा. अगर उसको छोड़ दिया और सोचा कि अब तो हफ्ते भर बाद याद करेंगे, तो वो भूल जाएगा, दिमाग से सारा निकल के बह जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर सच में चाहते हो कि फायदा हो और इसका हम एडवांटेज उठाएं, है ना, तो क्या करना है, अब भी आधे घंटे उसको बैठ के याद कर लेना है. कैसे, 1 बार 2 बार 3 बार, पहले 3 पॉइंट्स 3 बार बोले. ठीक है, वो याद हो गए, उसको उसके ऊपर हाथ रखा या उसको कवर किया, फिर अपने माइंड में बोले. मतलब रिकॉल करना, देख के नहीं रिवाइज करना, रिकॉल करना. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रिविजन एंड रिकॉलिंग. और मेरे क्लास में आप ये नई चीज़ सीखोगे, रिकॉलिंग, जो हमें करनी है. हमें रिवाइज कभी नहीं करना है, हमें हमेशा रिकॉल करना है कंसेप्ट को. ठीक है, समझ में आई बात. तो क्या किया आपने, अब भी किया, फिर रात में जैसे सोते समय एक बार फिर रिकॉल कर लिया. क्या मुझे 9 पॉइंट्स याद आ रहे हैं यार, 9 में से लग रहा है 1 पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ. तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो, तो उसको देख लो, वापस से देख लो. ठीक है, आपका जो सेकेंड रिविजन होगा किसी भी कंसेप्ट का, वो आपको करना है आफ्टर चैप्टर एंड्स. मैम कैसे करेंगे भाई, मैं एक रिविजन क्लास दूंगी और प्लस
आपको उसके बाद पूरा हाथ रख रख के रिकॉल कर लेना है कि क्या मुझे याद है या नहीं याद है. मतलब यू हैव टू रिकॉल द एंटायर चैप्टर and note what you forgot. कुछ तो होगा ना, इतने तो रजनीकांत जैसे इंसान हम लोग है नहीं कि एक बार में सबका सब याद हो जाएगा, तो कुछ तो भूल ही जाएंगे ना. तो वो जो हमें भूल गए हैं वो हम लिख लेंगे कहीं कि ये मार्क कर लेंगे कि चलो ये भूल गए. अब जो फॉरगॉटन पार्ट होगा, जो फॉरगॉटन पार्ट होता है, दैट हैज टू बी रिवाइज्ड विद इन 3 days. टू बी रिवाइज्ड विद इन 3 days. ये हम क्यों कर रहे हैं मैम? ऐसा लग रहा होगा कि क्या यार मैम क्या बोल रही है. I am telling you, my dear, a proven technique. It is how science works. It is not something कि मैं आपको ऐसा कुछ बोल रही हूँ. जब आप ये पहला रिविजन करते हो ना, it stays only in your short term memory. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है मैम, सब पढ़ा था सब भूल गए. आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी एक मेला है, पूरा कतार है, सब है यार. ऑल योर फ्रेंड्स दे आर सेलिंग द सेम बोट, सब भूल रहे हैं. तो करना क्या है, हमें इसको कहीं ना कहीं थोड़ी लॉन्ग लिव्ड मेमोरी में डालना है. नॉट एग्जैक्टली द परमानेंट मेमोरी बट लिटिल लॉन्ग लिव्ड मेमोरी. तो वो कैसे होगा, वो इस एक पैटर्न रिविजन से होता है. ठीक है, सो ये कर लेना है. एंड आफ्टर ऑफ कोर्स द चैप्टर हैज एंडेड, मे बी 7-10 days चले गए, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर वाला. ठीक है, नाउ यू आर गुड टू गो. ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया. अब क्या करना है, अब 3-4 महीने बाद जब आपका बैच एंड हो जाएगा, 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऑफ कोर्स, जब आपका बैच एंड हो जाएगा उसके बाद आपको चैप्टर वाइज रिकॉलिंग कर लेनी है, रिविजन कर लेना है. जहां जहां जो चीजें नहीं याद है उसको 2-3 बार पढ़ लेना है. हो गया काम. इसके साथ साथ आपको जो काम करने को मैं वो बोल रही हूँ वो तो करना ही करना है. ये रिविजन का आपका पैटर्न रहना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 9 points of corporate whale. Right, the first one, how you will write it, that also I'm telling you. What you have to learn, that also I'm telling you. ठीक है, तो बड़ा ध्यान से मेरी बात बस सुनना. ठीक है, और लिखते जाओ. in certain matters concerning law of taxes, duties और stamp. ये क्या है मैम? मतलब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की है कोर्ट्स ने, या कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं कोर्ट्स इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और स्टैम्प. वेल देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस इतना ही लिखना है, और इतना लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, एकदम गारंटी बता रही हूँ आपको. ठीक है, पर समझने में तो समझ नहीं आया ना मैम, तो ये याद कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? लॉ ऑफ टैक्सेस क्या आप बोल रहे हो? तो मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. एग्जाम्पल अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हो, बाकी कुछ ऐसा वो नहीं है. ठीक है, अब देखो एक हमारे पास पर्सन है डिनशॉ मैनेक्जी पेटेट. केस लॉ था, बट केस लॉ का नाम याद नहीं करना है. कौन से केस लॉज का नाम याद करना है? जो मैं आपको आंसर में लिखाऊंगी वो केस लॉज याद करने हैं. ये केस लॉज का नाम याद करने की जरूरत नहीं है. अगर याद करना चाहते हो और इतना कैलिबर है तो बिल्कुल जाओ और याद कर लो. डिनशॉ मैनेक्जी पेटेट, ये क्या है? इनका नाम है. ठीक है, इनके पास भाई साहब गजब की इन्वेस्टमेंट्स. ही हैड मेनी इन्वेस्टमेंट्स. अब इतनी इन्वेस्टमेंट्स मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और पैसा ही पैसा का मतलब क्या होता है? हेवी टैक्सेस, स्पेशली इन इंडिया. वैसे तो इंडियन केस लॉ नहीं है. ठीक है, बट जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, इतने से ज्यादा अगर पैसा है तो फिर सरचार्ज लगेगा. तो मतलब टैक्सेस इमेंस हो जाते हैं यार, ह्यूज हो जाते हैं. तो इन्होंने इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए बड़ा दिमाग लगाया. ठीक है, और दिमाग लगा के क्या किया? ही फॉर्म्ड सेवरल कंपनीज, बतेरी कंपनीज बनाई, और कंपनीज के नाम पे वो क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट्स कर दी. विच टुक ओवर हिज इन्वेस्टमेंट. अब देखो, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है. इसका मतलब डिनशॉ आप अलग और आपकी बनाई हुई जितनी भी कंपनीज हैं वो अलग.
मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अलग, इनकी इन्वेस्टमेंट्स अलग, मतलब आपका टैक्स अलग, इनका टैक्स अलग, है ना? किसी ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ नहीं किया है। पर कोर्ट ने कहा कि देखो, तुमने कंपनी बनाई है, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई है तुमने कंपनी। तुमने कंपनी क्यों बना दी है? ताकि तुम्हारा टैक्स कम हो पाए, ताकि तुम टैक्सेस को अवॉइड कर पाओ, ताकि तुम स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड कर पाओ, है ना? तो भैया जब लॉ ऑफ टैक्सेस की बात आएगी तब तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो तुम लोग अलग अलग हो, पर अब मैं मानूंगा तुमको एक, क्योंकि वी विल डिसरिगार्ड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वी विल कंसिडर यू एज वन। मतलब जो तेरा वो मेरा, मतलब जो सारी कंपनीज का था वो भी डिनशॉ का ही बन गया। तो सारी जब इन्वेस्टमेंट्स मिला दी तो जितना टैक्स बना वो डिनशॉ को देना पड़ा। तो मतलब जब 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 टैक्स इवेजन होगा तब तब कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं वैलिड माना जाएगा। द कॉर्पोरेट व्हील विल बी लिफ्टेड, दे विल बी कंसीडर्ड एज वन एंड अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन। इज दैट ओके? क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ या फिर इसके नीचे आई विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, अभी तक हमने एक पॉइंट लिखा है, वी हैव टू डिस्कस दोस 9 पॉइंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, इन लॉ दैट मीन्स कॉर्पोरेट व्हील मे बी लिफ्टेड और इज लिफ्टेड बाय द कोर्ट्स इन लॉ relating to trading with enemy. Trading with enemy, my dear, is the keyword where test of control is adopted. Where test of control is adopted. अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इतना समझ लेना ये। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैम? ट्रेडिंग विद एनिमी वेयर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, क्या बोल रहे हो आप? देखो, बात करते हैं चलो वर्ल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर वैसे तो हमारे घर में आए दिन होता रहता है, बट रियल वाले वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 में या वैसे भी इन जनरल कभी भी अगर हम वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं तो क्या है मतलब? द कंट्रीज आर एट विद वॉर एट ईच अदर, है ना? तो दोनों आपस में दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मन देश है। ठीक है, अब इमेजिन करो एक सिचुएशन, ठीक है, ऐसे घर की एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपका घर है और पड़ोस वाली आंटी का घर है ना? पड़ोस मतलब नेबर, है ना? तो जो पड़ोस वाली आंटी है उनका एक आर्ग्यूमेंट हो गया आपकी मम्मी के साथ, तो बड़ा भयंकर वाला झगड़ा हो गया। अब उनकी एक खूबसूरत सी बेटी है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब वो ऐसे घर से निकल रही है, आप भी घर से निकल रहे हो, और पीछे मम्मी खड़ी हुई हैं और मम्मी तो देख रही है कि बहुत भयंकर उनका झगड़ा हो गया है, तो मम्मी ऐसे आपको घूर रही हैं। तो क्या आप हिम्मत कर पाओगे कि उस लड़की से उस दिन बात कर लो, हाय हाउ यू? कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे निकल लोगे आप। मम्मी के सामने तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि मम्मी बुरा मान जाएंगी, फिर मम्मी जो एक आध चमाट वमाट लगाएंगी, क्या होगा पता नहीं, है ना? तो उसके कंसिक्वेंसेस बड़े हार्श होने वाले हैं। अब वैसे ही 2 देश हैं, इस देश में आप रह रहे हो, मान लो इंडिया में आप रह रहे हो, और यहाँ की कोई एक एंटिटी है जिसके साथ आपके बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कभी भी उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, और आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, पर ये दोनों देशों में आपस में क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। तो क्या आप कर सकते हो? द आंसर इज नो, because trading with enemy is not permitted. Who is enemy? This country. So the country which is at war becomes an enemy. The country which is at war, वो country, उसके लोग, उसकी कंपनीज, उसकी एंटिटी सब हमारे लिए दुश्मन हैं। ठीक है, तो जब फॉरेन जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एलियन। एलियन एनिमी हो सकता है, एलियन फ्रेंड हो सकता है। तो जब एनिमी है, ठीक है, तो जब देश का कोई दुश्मन है तो उसके साथ हम बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस पर्टिकुलर केस में, जहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 कंपनी समझ लो। एक थी डेमलर जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, और एक कॉन्टिनेंटल करके थी, आगे भी है। ठीक है, वो क्या थी? वो ब्रिटिश रजिस्टर्ड थी, मतलब रजिस्टर्ड तो यहीं पे थी, but ideally it was controlled by Germans। और जर्मनी और ब्रिटिश का क्या चल रहा था? झगड़ा। ठीक है, सो दे वर एट वॉर, तो मतलब आइडियली वो दोनों एनिमी हो गए।
यहाँ पे मैं कह सकती हूँ मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स प्लस द शेयर होल्डर्स, ये सारे के सारे क्या थे, जर्मन्स थे। तो अब अगर हम ऐसे देखेंगे, सिर्फ आप इतना देखो, देखो सबसे पहले अगर सिर्फ और सिर्फ हम इतना देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि यार ये दो कंट्रीज हैं और ये दो कंट्रीज एनिमी थोड़ी ना है। कैसे एनिमी हुई, ये भी ब्रिटिश कंपनी, ये भी ब्रिटिश में रजिस्टर्ड है, तो अगर हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ दुश्मनी हो रही है, कहीं दुश्मनी नहीं हो रही है। पर जैसे अगर ऐसे एक लड़का और एक लड़की देखते तो उन दोनों के बीच में दुश्मनी थी क्या, नहीं थी। बट हमने क्या देखा, यार तुम्हारा ओरिजिन कहाँ है ये बताओ, तुम इनकी बेटी हो, अरे रे 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 रे, उनसे तुम्हारी झगड़ा चल रहा है ना। तो वो पता चला। तो अब हमने देखा, अच्छा तुमको जर्मन्स चला रहे हैं, अरे रे 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 रे, तुमसे तो भारी झगड़ा चल रहा है, नाउ यू गेट इट। So basically here what happened is that corporate wheel was lifted and we looked behind the real persons who were controlling the company. कौन कंट्रोल कर रहा है इस कंपनी को। तब हमें पता चला कि नहीं, ये तो एनिमी के द्वारा कंट्रोल हो रही है, वी कैन नॉट ट्रेड विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। सो वी डिड नॉट कंसिडर दिस कॉन्टिनेंटल टू बी डिफरेंट एंड द शेयर होल्डर्स टू बी डिफरेंट। नहीं, वैसे तो क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी, बट हमने इसको एक ही माना। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू चेक वेदर the other entity is an enemy or not, right? So whenever we want to check that, we check the test of control, किसके हाथ में controlling power है, तो test of control is adopted। तो इन cases में क्या किया जाता है, corporate wheel can be lifted, has been lifted by the courts, ठीक है। Is that clear? Okay, moving to the next one। Companies form other companies to act as their subsidiaries। यहाँ पे मैं ना केस भी लिख रही हूँ, मतलब मैम यहाँ क्या केस लॉ याद करना है, याद करने की आप कोशिश कर सकते हो, इफ यू कैन रिमेंबर ग्रेट, ठीक है। क्या है केस लॉ, स्मिथ स्टोन एंड नाइट लिमिटेड, स्मिथ स्टोन एंड नाइट लिमिटेड कंपनी है ऑफ कोर्स, अरे स्मिथ स्टोन एंड नाइट लिमिटेड वर्सेस लॉर्ड मेयर, मेयर होते हैं ना, हाँ, कहाँ के, ऑफ बिरमिंघम, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है मैम, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज टू एक्ट एज देयर सब्सिडियरीज। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत सारी सब्सिडियरीज का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करती है तो वो दूसरी सब्सिडियरी कहलाती है, होल्डिंग कहलाती है ना। मेनी अ टाइम्स कंपनीज कैन एक्वायर द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, हाँ या ना, हाँ मैम बिल्कुल होता है, हमने तो सब्सिडियरी होल्डिंग थोड़ा पढ़ रखा है, मैं थोड़ा तो पता ही है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या सब्सिडियरी और होल्डिंग एक ही है, क्या बात कर रहे हो मैम, सब्सिडियरी अपना अलग काम कर रही है, होल्डिंग अलग काम कर रही है, होल्डिंग ने बस पैसे लगाए हुए सब्सिडियरी में, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक ही है, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो जनरल कंसेप्ट क्या है, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, है ना। अब इस ब्यूटीफुल से केस लॉ में हुआ क्या, ये कंपनी थी, इनकी एक सब्सिडियरी थी, इनकी क्या थी, एक सब्सिडियरी थी, ठीक है, और इनके पास क्या था, एक लैंड था, ठीक है। अब सब्सिडियरी के थ्रू ये कर रहे थे एक बिजनेस, मतलब एक सब्सिडियरी को इन्होंने एक बिजनेस दे रखा था, वेस्ट पेपर बिजनेस, वेस्ट पेपर बिजनेस ऑन दिस लैंड विच वाज ओन्ड बाय द कंपनी। मतलब सब्सिडियरी के पास लैंड नहीं, सब्सिडियरी के पास बिजनेस था, और उस लैंड पे ये कंपनी बिजनेस नहीं कर रही थी, बिजनेस कौन कर रहा था, सब्सिडियरी कर रही थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था सिचुएशन, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो बिरमिंघम कॉरपोरेशन है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना हर सिटी में, वैसे ही
बिर्मिंघम कॉरपोरेशन ने कंपल्सरीली एक्वायर्ड द लैंड, ठीक है, और उन्होंने कहा कि कॉम्पेंसेशन हम उन्हीं लोगों को देंगे जिनको नुकसान हुआ हो, मतलब जो लैंड को यूज कर रहे हो, जिनके पोसेशन में हो लैंड, उन्हीं को हम देंगे, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर पेमेंट, एडिशनल कॉम्पेंसेशन वगैरह टाइप का आप समझ लो, ठीक है। अब बात ये उठी, स्मिथ स्टोन एंड लाइट लिमिटेड के पास लैंड, पर वो लैंड यूज नहीं कर रहे हैं, लैंड उनके पोसेशन में नहीं था। लैंड किसके पोसेशन में था? उनकी सब्सिडियरी के पोसेशन में था। सब्सिडियरी को मिलेगा नहीं क्योंकि सब्सिडियरी का लैंड नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो कॉम्पेंसेशन के लिए डिनाई कर दिया गया, बोला आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। ये लोग भड़क गए, बोले ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भाई, काम तो हमारा, हम ही कर रहे हैं, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा दिस इज आवर सब्सिडियरी, हमने इसको बनाया है सिर्फ ये काम करने के लिए। दिस सब्सिडियरी हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज मियर एजेंट ऑफ अस। इनफैक्ट जो बिजनेस है वो भी देखो हमारे नाम पे, हम सिर्फ उसके थ्रू कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस भी एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है। तो वो सारे एंगल्स भी थे, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई एंड इट वाज हेल्ड दैट नहीं, स्मिथ स्टोन एंड नाइट लिमिटेड were doing business through their subsidiary and subsidiary was mere agent, so they are entitled to compensation. तो जब कभी भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी बनाती है, ठीक है, सब्सिडियरी बनाती है सिर्फ उसको एजेंट की तरह काम कराने के लिए, तो वहां वहां कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है और वहां वहां दे आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी। तो मतलब ये प्रूव हो गया कि नहीं भाई, आप ही बिजनेस कर रहे हो, आप ही के पोसेशन में है वो, तो आपको एंटाइटल्ड है, आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। समझ में आई बात? यस एवरीवन, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है मैम? लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? कोई भी लॉ। वेलफेयर लेजिस्लेशन जो किसी की भलाई, भलाई के लिए भी लॉ बनते हैं, हमें तो लगा सिर्फ बैंड बजाने के लिए ही लॉ बनते हैं, नहीं। जैसे आपने कोड ऑन वेजेस पढ़ा था, कोड ऑन वेजेस में क्या पढ़ा था? मिनिमम बोनस, मिनिमम वेजेस, है ना। बोनस इतना तो देना ही देना है भाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा बोनस, कम प्रॉफिट कम बोनस। अगेन इसका केस लॉ हम लिखेंगे। इसका केस लॉ क्या है? वर्कमेन ऑफ एसोसिएटेड rubber industry limited versus associated rubber industry limited, ठीक है। अब ये कंपनी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनके पास बहुत सारा प्रॉफिट था, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, है ना। तो इन्होंने क्या किया? फॉर्म्ड सब्सिडियरी। सब्सिडियरी बनाने से क्या होगा मैम? और सब्सिडियरी में क्या कर दिए? अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा उधर दिखा दिया प्रॉफिट्स। अब क्या हुआ? उधर तो वर्कमैन है नहीं, उधर तो बोनस देना नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गए, बोनस कम हो गया। So you have not formed subsidiary to do any business. You formed subsidiary just because you want to pay less bonus. तो आप बोनस से बच जाओ इसलिए आपने एक और कंपनी बना दी। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है कोर्ट ने, इससे भी अच्छा वाला दिमाग पाया, और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे। Whenever anyone is trying to avoid any welfare legislation, we will lift the corporate wheel, और हम आप दोनों को एक ही मानेंगे, तो आपके प्रॉफिट्स एक ही बन गए, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, और आपको उतना बोनस देना पड़ेगा, नो चॉइस। ओके, नेक्स्ट, टू फाइंड रियलिटी in
केस ऑफ फ्रॉड ऑब्लिक improper conduct। इसका भी एक केस लॉ है, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जोन्स वर्सेस लिपमैन। अब देखो ये बात थोड़ा सा समझो। पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। बहुत बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब ईयर्स 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 बिफोर, जब शायद स्कूल के टाइम तो नहीं इतना पैसा रहा होगा यार, तो थोड़े तो बाद की ही बात होगी, मे बी कॉलेज वॉलेज के समय या कहीं से कुछ जोड़ा होगा, कुछ किया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल मुझे याद नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है। वन फाइन डे शी केम अप टू मी एंड शी सेड, यार शिवांगी 5,000 रुपये चाहिए थे, होंगे क्या? अब क्या है ना, जो उसका बैकग्राउंड था या जो चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि शी इज़ जेन्युइनली इन नीड, है ना। तो यार ऐसी दोस्ती क्या काम की जो आपको इतनी भी मदद ना कर पाए। अब लड़के बोलेंगे, लड़कों के लिए ना चीज़ें बहुत अलग होती है, लड़के बोलते हैं हम तो दिन रात दूसरे की पॉकेट से निकाल के खा रहे हैं, मैम क्या आप छोटी छोटी बात करो, 5,000 रुपये, है ना। तो ठीक है, लड़कियों का केस थोड़ा सा अलग चलता है। सो आई इमीडिएटली गेव हर 5,000 एंड नेवर एवर आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। सालों बीत गए, सालों बीत गए, मतलब 2-2.5 साल बीत गए, और मुझे जेन्युइनली उसके बाद भी फील होता रहा। ऑफ कोर्स मेरे को याद था, बड़ा बराबर याद था, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पैसों में नहा के नहीं रखे हुए थे कि हाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऑफ कोर्स वी वर ऑल्सो सेविंग एवरी पेनी टू डू समथिंग और द अदर थिंग, है ना। तो ऐसे हमारा चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार शी इज़ वेयरिंग ऑल ब्रांडेड क्लोथ्स, टॉप टू बॉटम, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रही है ना, एकदम मतलब ऐसे शी इज़ स्पेंडिंग। यार तो पैसों की इसको कोई कमी तो है नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि पैसों की कोई कमी तो नहीं है, तो मेरे ही पैसे क्यों? फिर मुझे समझ में आया व्हेन आई एक्चुअली इंटरेक्टेड एंड गॉट टू नो मोर पीपल, उसके फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉमन थे, तो समझ में आया कि ये तो सबसे उसने ऐसा कर रखा है। तो मतलब इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है कि मुझे पैसे लेने, मुझे पैसे देने ही नहीं है। शी इज नॉट एक्चुअली इन नीड, बट ये इम्प्रॉपर कंडक्ट है ना। ये क्या सही है, गलत है? तो मैं गई उसके पास और फिर मैंने उससे पैसे मांगे। मैंने कहा वो मुझे ना मैं तुमको दिए थे ना, मुझे ज़रूरत है, तो कुछ हो तो दे दो ना, मुझे वो खरीदना है या ऐसा कुछ है। तो शी गेव मी थोड़ा आधा वाधा दे दिया। बट देन दैट इज़ व्हाट हिट्स अस विद द रियलिटी कि अगर कंपनी है, दो फ्रेंड्स ने कंपनी बनाई और इन्होंने कंपनी बनाने के बाद क्या सोचा कि यार रॉ मटेरियल उठाएंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, बोल देंगे पैसा डूब गया, है ना, रॉ मटेरियल बिका नहीं, पैसे कहाँ से दे, कंपनी के पास तो पैसे नहीं है, फेक एक्सपेंस वगैरह दिखा देंगे। तो मतलब दे हैव फॉर्म्ड द कंपनी फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी को चलाने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉर्पोरेट व्हील उठ जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा और उनको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। ओके मैम, देन टू प्रोटेक्ट पब्लिक policy or prevent transactions contrary to public policy, contrary to public policy। इसमें अगेन मैं केस लॉ लिख रही हूँ, और तो केस लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद कर लेना, कनॉर्स वर्सेस कनॉर्स लिमिटेड। मतलब मैम क्या हो रहा है इसमें? सिंपल, वेरी बेसिक। कोई एक कंपनी है, जैसे एक फार्मा कंपनी है, उसको बोला गया कि ड्रग्स बनाओ, वो पब्लिक स्टैंड जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, तो आप गलत कर रहे हो ना। आप कंपनी थोड़ा ना गलत कर रही है, जो कंपनी को चला रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो हम जेल में पकड़ के तो उन लोगों को ही डालेंगे ना, गलत है। टू प्रोटेक्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी कंपनी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रही है, थ्रेटन कर रही है पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, कोई लॉ का वायलेशन कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू लुक बिहाइंड द रियल पर्संस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है, द कॉर्पोरेट व्हील हैज ऑलवेज बीन लिफ्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो, जो पॉइंट्स ज़्यादा टेक्निकल थे और जहाँ पे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत थी, वहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल आपको बताया है एंड आई हैव टेकन टाइम। ये पॉइंट्स बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं,
ठीक है, सो आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर. नाउ कंपनी एब्यूज्ड मतलब मिसयूज्ड. abused the corporate personality for unjust purpose. unjust मतलब unjustified purpose, कोई justification नहीं है. मतलब आपने कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए, टैक्स इवेजन के लिए, कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना मानने के लिए, कोई नॉन कंप्लायंस के लिए, कोई धोखेधड़ी से लैंड खरीद लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए. सो यू आर मिस यूजिंग द कंपनी फॉर एनी अनजस्टिफाइड और अनइक्विटेबल पर्पस. ठीक है, तो वेरी सिंपल पॉइंट. देन वी हैव कासी क्रिमिनल केसेस. कासी क्रिमिनल केसेस मतलब कंपनी को आप मिसयूज कर रहे हो टू कमिट अ क्राइम, जैसे आप उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग या कुछ भी कर रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी नहीं, हम देखेंगे हु इज द रियल पर्सन हु इज बिहाइंड इट. तो वी विल डिसरिगार्ड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लुक बिहाइंड द रियल पर्सन्स. एंड लास्ट पॉइंट अगेन थोड़ा सा बड़ा है, समझने वाला है. ठीक है, सो इन केस ऑफ transfer of shares which actually was a sale of land. ये क्या है मैम? अगेन यहाँ पे मैं केस लॉ लिख रही हूँ. ठीक है, एंड ये क्या है? वी हैव estate officer Chandigarh. We have estate officer Chandigarh versus SE's information technology limited. ओके, तो ये दो पार्टीज हमारे पास हैं, एसीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी और एस्टेट ऑफिसर चंडीगढ़. ठीक है, अब ये कंपनी को एक लैंड मिला. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर कंपनी वाज अलॉटेड अ लैंड. लैंड कहाँ पे मिला भाई? आईटी पार्क चंडीगढ़ में लैंड मिला. कुछ करने के लिए मिला होगा, कुछ प्रॉमिस किए होंगे, कुछ वादे किए होंगे, कुछ बातें बताई होंगी कि हम ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे. तो स्टेट ऑफिसर ने वहाँ पे उनको एक लैंड अलॉट किया और इसकी कंडीशन ये थी कि नो ट्रांसफर विदाउट परमिशन फॉर 10 years. मतलब 10 years का एक तरीके से आप लॉक इन समझ लो. ठीक है, अब इस कंपनी ने किया क्या? इस कंपनी ने ट्रांसफर्ड मोर देन 90% शेयर्स. मतलब गजब के शेयर्स यार, मोर देन 90% शेयर्स टू अनदर कंपनी. फिर वहां से कुछ और उतने डिटेल्स में नहीं जाना हमें. अब जो ऑफिसर था, ये जो स्टेट ऑफिसर था, उसने कहा कि ये इलीगल ट्रांसफर है. क्यों इलीगल ट्रांसफर क्यों है? क्योंकि उसने कहा कि आपने तो वायलेशन किया, आपको बोला गया था कि 10 साल तक आपको ट्रांसफर नहीं करना है, आपने तो ट्रांसफर कर दिया. इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यार ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है कंपनी का लैंड है. कंपनी ने लैंड नहीं ट्रांसफर किया, अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं. लैंड पहले भी एसीज इंफॉर्मेशन का था, आज भी एसीज इंफॉर्मेशन का है. कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स अगर बदल भी गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये लैंड हमने किसी को ट्रांसफर कर दिया. नहीं, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही है, एंड इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो अलॉटी तो पहले भी एसीज ही था, आज भी एसीज है. वेयर इज द ट्रांसफर एंड हाउ इज इट इलीगल? बात सही है कि नहीं है? सही है मैम, ये तो बात तो सही कह रहे हैं. फिर भी कोर्ट ने इस केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया और बोला कि नहीं 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 नहीं, हम यहां पे दो चीजों को इन्वोक करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, पहले तो हाई कोर्ट ने हाँ बोल दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो ये आया कि एससीज आपने गलत किया। क्यों गलत किया? पहली बात तो आपने ये इन्फॉर्मेशन हाइड की, मतलब आपको बताना चाहिए था स्टेट ऑफिसर को, अगर आप ये इतने हाई स्टेक शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे थे तो आपको बताना चाहिए था। तो यू आर गिल्टी ऑफ कंसीलिंग द ट्रुथ, प्लस यू हैव वॉयलेटेड द प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट। वाई? बिकॉज ऐसा करने से कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला गया। So control of land actually shifted to some other company, right? तो वो लैंड दिया गया था, कुछ कंडीशंस पे दिया गया होगा, अब पूरा का पूरा कंट्रोल उस कंपनी का कहीं और चला गया। दैट मीन्स आइडियली उस लैंड का कंट्रोल भी तो कहीं और चला गया। सो इस वजह से बोला गया कि नहीं, ये ट्रांसफर वॉइड है, दिस इज इलीगल ट्रांसफर एंड द शेयर्स मस्ट बी रिस्टोर्ड बैक। ठीक है, हाँ, समझ में आई बात? तो जब कभी भी शेयर ट्रांसफर होता है विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन सम सेल ऑफ लैंड इन दिस मैनर वेयर वायलेशन इन्वोक्स, तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट विल में बी लिफ्टेड। गॉट इट? समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये क्या किए हमने, ऐसे 9 पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे हमने ऐसे 9 पॉइंट्स लिखे हैं। द केसेस वेयर कॉर्पोरेट विल मे बी लिफ्टेड, एवरी वन इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर मी। तो एक बार टेक अ डीप ब्रेथ। मैं आप बोल रही हूँ, आप लो पानी वानी पी लो। चलो, everyone, come on, we all are going to repeat this. The cases where corporate will may be lifted. The first one, फर्स्ट तो यहाँ पे होगा, हाँ, द फर्स्ट वन काफी ऊपर है। In certain matters concerning law of taxes, duties or stamp. In certain matters concerning the law of taxes, duties and stamp. टैक्स इवेजन के केस में, ट्रेडिंग विद एनिमी के केस में, जब आप किसी को सब्सिडियरी टू एक्ट एज एजेंट या सब्सिडियरी वैसे समझ लो, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, फ्रॉड के केस में, पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर अब्यूज किया जाता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को तो उस केस में, कासी क्रिमिनल केसेस में, एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विच इज एक्चुअली सेल ऑफ लैंड। ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विच वाज एक्चुअली सेल ऑफ लैंड, कासी क्रिमिनल केसेस जब कंपनी ने अब्यूज की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फॉर अनजस्ट पर्पस या फॉर अनजस्ट पर्पस, बस इतना याद रख लो, टू प्रोटेक्ट पब्लिक पॉलिसी, फ्रॉड के केस में अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज एज एन एजेंट, लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी एंड लॉ रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्सेस या लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेस, स्टैम्प्स, ड्यूटीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको बहुत बार रिकॉल करना है विदाउट इवन लुकिंग एट इट। 9 पॉइंट्स, कौन सा मिस हो रहा है? 9 पॉइंट्स, कौन सा मिस हो रहा है? 9 पॉइंट्स। एंड दिस इज द हियरार्की दैट हैज टू बी फॉलोड, करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस माय डियर। इज दैट ओके एवरीवन? ओके, चलो ना, लेट्स कम टू द मेन बुक, है ना ये। तो अगर मैं स्टार्टिंग से लेके जाती हूँ, कॉर्पोरेट व्हील का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये हमने पढ़ लिया है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज पॉइंट्स, है ना, ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो, बट अभी एक चीज़ है जो ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो हमारी जो रह जाती है वो है ये। सो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिगिन विद कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या है? हमारी 29 चैप्टर्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में क्लासिफाइड है ना। जब हम बात करते हैं हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो हम कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे चैप्टर 1 के प्रिलिमिनरी चैप्टर का नाम है, उसमें 2 ही सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये दोनों कवर्ड हैं। इसके बाद हम जाते हैं चैप्टर 2 में जिसमें हमारे इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं, वो भी कवर्ड हैं, है ना। तो पहले हम ये पढ़ रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस, right? Now when I say section 1 of Companies Act 2013, it means short title, extent and commencement, है ना। शॉर्ट टाइटल, एक्ट को क्या बुलाएंगे भाई, जो एक्ट का नाम है। क्या है एक्ट का नाम? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट
और एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। एक्सटेंट मतलब होता है जोग्राफिकल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेबिलिटी किस पे एप्लीकेबल होगी? क्या ये पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होगी? मैम कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप पे क्यों एप्लीकेबल होगी, क्या मजाक कर रहे हो? तो कंपनीज एक्ट है, कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। कौन सी कंपनी पे? अरे मैम सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइंड है, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनीज एक्ट है तो बराबर उसी पे लगेगा ना। The provisions of the act shall apply to companies incorporated under this act or any previous company law। ठीक है मैम, मतलब जो भी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ये लगेगा बराबर। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूं जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कंपनी है या नहीं है? है मैम, ये कंपनी है। कंपनी प्लस इसको बैंकिंग करने का लाइसेंस मिला है फ्रॉम आरबीआई, मतलब ये कंपनी तो है ही, साथ साथ ये एक बैंक भी है, एक बैंकिंग कंपनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जब तक आप कुंवारे रहोगे ना तब तक आपको सिर्फ एक ही इंसान की सुननी है। जैसे अगर घर में बोले तो यूजुअली जो मदर्स होती है ना उनकी चलती है ना, तो बस माँ की सुननी है। बेटे हो माँ की सुनते रहो, है ना, मजे में रहोगे। पर जब आपने शादी कर ली, हाँ, तब से शुरू होता है आपका बुरा समय, और उसके बाद आपको दो लोगों की सुननी है। किसकी? एक माँ की, एक बीवी की, राइट। अब क्या होगा, जब तक दोनों एक ही बात बोलते रहे, एक ही बात बोलते रहे मतलब क्या है, सुबह जल्दी उठा करो, इस माँ ने भी बोला, वाइफ ने भी बोला, तो ठीक है हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, खाना खा के ऐसे प्लेट इधर रख दिया करो, ठीक है हम वो काम कर लेंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? जब माँ कुछ बोले और बीवी कुछ बोले, है ना, ये करो नहीं ये करो। अब ये जो कंफ्यूजन या इनकंसिस्टेंसी आती है कि दोनों के बीच में ना हार्मनी नहीं है, ये कुछ बोल रहे हैं करने को, ये कुछ बोल रहा है, अब बेचारा मरता क्या ना करता क्या करे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन तो दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। पर जब आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट की भी सुननी है, और क्योंकि आप एक बैंक हो तो आपको आरबीआई की, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, इन सब की भी सुननी है। अब आप इसकी सुनो कि इसकी, जब तक ये दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं आप सुनते रहो और चलते रहो। जब इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा देन यू हैव टू चूज, और तब आप क्या चूज करोगे? स्पेसिफिक एक्ट। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो तब आप कंपनीज एक्ट का साथ छोड़ के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ चलोगे। तो कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनी पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती है, वो एप्लीकेबल होती है जब तक प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट ना हो विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जहां इनकंसिस्टेंसी आई कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी वहां पे खत्म। The same goes for insurance company, the same goes for electricity companies. So, Companies Act is applicable to insurance, banking and electricity companies so far the provisions are not inconsistent. ऐसे समझ लो, ठीक है, या except where the provisions are inconsistent with यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। कोई भी और कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जैसे वैसे ही हमारी सेक्टोरल टाइप की कंपनीज होती हैं, ठीक है, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनीज, तो आपको पता है। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, जैसे एनएचएआई है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? कंपनी थोड़ी ना है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि तुम्हारे ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगी तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लग जाएगी, अदरवाइज कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर ही लगती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछी नहीं गई है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो किए हैं वो क्या है, एक फीचर्स ऑफ द कंपनी और एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
इन इंडिया, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमें क्या करना है। ओके, so please you can write over here only. Question: what do you mean by social sector? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मतलब आंसर सबका सेम है, यही चीज लिखनी है, बट किस तरीके से पूछे जा सकता है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। How do you categorize sectors on the basis of government ownership? ठीक है, तो अब एक बात सुनो, हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रोल है, मैनेज कर रही है 50% से ज्यादा। जॉइंट सेक्टर 26 to 50% एंड लेस देन दैट इज प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट कुछ खास ऐसे है नहीं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जब हम बोलते हैं मतलब वी आर रेफरिंग टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, क्यों काम करती है? भाई गवर्नमेंट बिजनेस भी कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यूजुअली व्हेन वी टॉक कि गवर्नमेंट काम कर रही है तो गवर्नमेंट सोली काम प्रॉफिट के लिए नहीं करती है। गवर्नमेंट वर्क्स टू केटर सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। लाइक अगर मैं बोलूँ भाई मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में, बोलो क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में? तो बेसिक नीड्स तो सबके होते हैं। जैसे अगर आज मुझे यहाँ से ट्रैवल करना है दिल्ली, तो मैं कैसे जाऊँगी? मैम आप फ्लाइट से जा सकते हो, आई एग्री। आप कार से जा सकते हो, आई एग्री। मुझे फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा लग रहा है और कार चलानी मुझे आती नहीं है, अब बताओ आप कैसे जा सकते हैं? मैम आप बस से जा सकते हो, आप टैक्सी हायर कर सकते हो, या आप ट्रेन से जा सकते हो। ट्रेन किसने बनाई? ट्रेन। आई एम नॉट इवन आस्किंग यू हु इन्वेंटेड ट्रेन, बट द पॉइंट इज किसने वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई है? गवर्नमेंट ने, राइट, गवर्नमेंट ने। नाउ ऑल्दो धीरे धीरे हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट कीप्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर ओन सेल्फ बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर कोई भी आएगा तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए आएगा ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का अब अंदर क्या हो रहा है वो हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? यार हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें लोगों को सर्व करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट 50% से ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हेन आई से पब्लिक सेक्टर इट मीन्स when I say public sector, it means the enterprises which are owned, managed and controlled, मतलब है भी गवर्नमेंट की, उसी को मैनेज भी गवर्नमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही है बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, और जॉइंटली बाय बोथ द गवर्नमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका मोटिव क्या होता है? मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू ensure social welfare या cater to the society needs, social welfare और cater to society needs। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का मतलब more than
50% स्टेक। 50% स्टेक मोर देन होगा तभी होगा, क्यों? क्योंकि आप ओन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। आप किसी भी चीज को तभी कंट्रोल कर पाओगे जब मेजॉरिटी वो आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है ही नहीं, किसी और ने पैसा लगाया हुआ आधे से ज्यादा, तो उसका कंट्रोल हुआ ना, आपका थोड़ी ना चलेगा। अब पब्लिक सेक्टर को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 तरीके से गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है और काम कर रही है। कैसे कैसे? पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सदियों पुराना, ठीक है। मतलब इंडियन रेलवेज हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। अब ये क्या है मैम? मतलब ये कहाँ है? कोई कंपनी बनी है? क्या बनी है? नहीं। सबसे पहले दिस इज नो लीगल एंटिटी। मतलब मैम, मतलब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू, या मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट है, जैसे हम अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई एंटिटी बनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करती है, यहां पे ये रन करती है, तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे अगर मैं ओएनजीसी की बात करूं तो यहां पे गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, गवर्नमेंट ने पैसा ऐसे लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है ना? और लोगों ने भी किया हो सकता है, हाँ या ना? कुछ पब्लिक सेक्टर ने भी किया है, कुछ हमारे मतलब पब्लिक सेक्टर नहीं बोलना चाहिए मुझे, आम जनता, हमारे पास भी हो सकते हैं ओएनजीसी के शेयर्स, हमने भी पैसा लगाया है ना, तो इस कंपनी के पास पैसे यहां से आ रहे हैं। पर अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके पास फाइनेंस आ रहा है बजट से, है ना? बजट बनता है ना, तो बजट से एलोकेशन होता है कि चलो रेलवेज को इस बार इतना दिया जाएगा, तो वो वैसे काम करेंगे, तो वो वैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। runs directly through under a ministry and works on or finances are ensured through budget. Statutory corporation क्या होता है? अगेन ये कंपनी नहीं है, this is established under act of parliament। जैसे एलआईसी एक्ट आई और एलआईसी का निर्माण हुआ, एलआईसी बनी, ठीक है। एलआईसी क्या है? एलआईसी को हम कंपनी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा भाई? गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, इसलिए हम गवर्नमेंट ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बोलते हैं। बाकी इनके पास पैसे वैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट ने दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, जैसे दिए हैं वैसे इनके पास अपने पैसे आते हैं। एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सो इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है, जहां बोला जाता है कोई भी कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स 51% और मोर शेयर्स, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। यू हैव रेड अबाउट दिस बिफोर, है ना? ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सो दिस बेसिकली माय डियर इज प्राइवेट सेक्टर, oh sorry, public sector. Okay, this is public sector. I'll also take you through just for your reference, बस इतना भी पढ़ लोगे, इतना भी देख लोगे तो भी बहुत है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में मैं बैठाने के लिए थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय एनी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दिस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। यहाँ पे सारा पैसा गवर्नमेंट का ही है, यहाँ पे भी सारा पैसा गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मोर दैन और इक्वल टू 51% शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के अंदर आप आ रहे हो, यहाँ पे उनका अपना बोर्ड बना होता है, यहाँ पे भी उनका अपना बोर्ड बना होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट के बजट से पैसा आता है, यहाँ पे उनके खुद के फंड्स होते हैं और वो बोरो वोरो कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने दिया है, बोरो वोरो कर सकते हैं और लोगों के भी फंड्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ओके। आई होप इट्स ऑल क्लियर, फाइन। Now we move to the next part. Ow. चलो,
Classification of companies. Classification of companies या types of companies, आप कुछ भी कह सकते हो. Now we are on section 2. सेक्शन 2 में सिर्फ डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की भी डेफिनेशन हमें यहीं से मिलती है एंड वी रीड अबाउट देम. ठीक है. तो मैम क्या सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या हमें याद करनी है? यस. कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडियरी की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. देन यू विल ओके फाइन. तो एक एक करके स्टेप लेते हैं. तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी सेक्शन, तो आपको ये भी याद करना है. बाप रे मैम क्या बात कर रहे हो, ऐसे सेक्शन नंबर याद नहीं होते, सेक्शन याद करो, उसका क्लॉज याद करो, ऐसे तो सब सेक्शन याद करो. बाप रे, हम तो पागल हो जाएंगे. नहीं, तो पूरे चैप्टर में से कुछ 10 एक सेक्शन, ठीक है, उतने तो याद आप कर ही सकते हो. एटलीस्ट स्टार्टिंग के चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, बाद में तो उतने भी नहीं कराऊंगी. कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मैं बोलूंगी 1-2 सेक्शन नंबर याद कर लो, तो उतना तो आप कर सकते हो ना, जस्ट टू अचीव मोर, है ना, स्कोर हाई. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ चीजें याद हो जाएं. करेंगे कि नहीं? करेंगे मैम. ठीक है. तो आज सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, दैट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली. बट बिफोर दैट अ क्विक रिव्यू. On the basis of incorporation, we only talk and discuss about the registered company. So this is ideally not so important. You already know कि हम LIC, RBI, SBI, ये सब जो तरीके के corporations हैं जो यहाँ पे register नहीं हुए हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? Statutory company बोल देते हैं. ठीक है. So they're mostly concerned with public utilities, etc., etc. So we are not very much concerned about it. जब हम आते हैं on the basis of liability, तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास 3 तरीके की कंपनी हो सकती है. या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, मतलब लिमिटेड होगी, या तो अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड में शेयर कैपिटल हो सकता है, नहीं हो सकता. अनलिमिटेड कोई बनाता ही नहीं है. अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट ही नहीं है यार लायबिलिटी की. मतलब मेरी सारी पर्सनली आई बिकम लायबल फॉर एवरीथिंग. मेरी सारी प्रॉपर्टी, घर बार और क्या, घर द्वार, ठीक है, घर द्वार और गाड़ी और जो भी है, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है. एंड आई बिकम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. यस और नो? तो यार ऐसी कंपनी कौन बनाएगा? अनलिमिटेड कंपनी तो कंसेप्ट ही बेकार है. अनलिमिटेड कंपनी बनानी तो प्रोप्राइटरशिप खोल के बैठ जाओ. ठीक है, बट फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है. ठीक है. सो अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, छोड़ दो उसको. अब आते हैं हम लिमिटेड कंपनी पे. लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है. पढ़ा चुकी हूं मैं आपको पहले ही, अभी हम लोग क्विकली रिकॉल कर रहे हैं इसको, है ना. तो लिमिटेड बाय शेयर्स है मतलब, पूछती हूं, अ क्विक टेस्ट. इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? Unlimited. The liability of company is unlimited. The liability of its members is limited. Limited up to any amount unpaid on shares held by them. And if it is a guarantee company, the liability of the members is limited to the amount they have undertaken to contribute to the assets of the company in the event of winding up. मतलब मैम, अरे यार बताया था ना, गारंटी कंपनी में हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं मेंबर हूं गारंटी कंपनी की, तो मैं गारंटी लेती हूं. क्या गारंटी लेती हूं? अगर इस कंपनी में पैसे कम पड़ेंगे तो मैं दूंगी. पैसे कम पड़ेंगे मतलब कभी भी कंपनी को पैसे कम पड़े, पैसे देना, ऐसा नहीं होता है. गारंटी कंपनी जब वाइंड अप होगी, मतलब जब बंद होगी, उसके एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा. तो जब हमने एसेट्स को बेचा, हमने देखा एसेट्स तो सिर्फ 5 करोड़ के निकले और लायबिलिटी तो यहाँ पे 10 करोड़ की खड़ी है. मतलब पैसे कम पड़ गए, एसेट्स कम पड़ गए. अब हम देखेंगे कि कौन कौन हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने गारंटी ली और कितने कितने की ली है. आपने 5 लाख की गारंटी ली थी, लाओ 5 लाख लाओ. ठीक है, accordingly in the proportion and everything that we see later.
ठीक है, तो उनसे हमने फिर पैसे लिए. सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, जितनी आपने गारंटी ली थी. अगर आपकी कंपनी में गारंटी भी और शेयर कैपिटल भी है तो आपकी लायबिलिटी गारंटी अमाउंट प्लस अनपेड शेयर अमाउंट. अगर गारंटी है नो शेयर कैपिटल तो ओनली गारंटी अमाउंट. दैट इज हाउ इट इज. गेट इट. तो ये तो हमने पढ़ रखा है ना. जब हमने किया था टॉपिक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी तब हमने इसको पढ़ा था ना, द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी. तो ये हमने पढ़ रखा है. ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक क्विक रिकॉल करा दिया है. ये सब सेक्शन नंबर्स अब मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको याद करो यार, ना यार नहीं. अब ये याद करना है. On the basis of members, very important. Why very important? Because when we look at, you'll go to section 3 and talk about formation of company. You'll go to section 7 and talk about incorporation of company. तो आपको पता चलेगा a company may be formed as a public company with minimum 7 members, as a private company with minimum 2 members, or as OPC with 1 member. With 1 member. यही 3 ऑप्शन है. कंपनीज एक्ट बोलती है और किसी तरह चौथे तरीके की आप कंपनी बना ही नहीं सकते हो. मतलब मैम जो इतनी गुणागणित आपने पढ़ाई कि कभी गवर्नमेंट कंपनी तो कभी स्मॉल कंपनी तो कभी आपकी बैंकिंग कंपनी तो कभी इंश्योरेंस कंपनी तो कभी सेक्शन 8 कंपनी, ये सब कहाँ से बन रही है अगर बस यही 3 बन सकती है. हर गवर्नमेंट कंपनी विल ईदर बी पब्लिक और प्राइवेट. सेक्शन 8 कंपनी विल ईदर बी पब्लिक और प्राइवेट. Banking company will either be public or private. Small company is a private company only. तो बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली कंपनी 3 तरीके की ही बन सकती है. हाँ, या तो पब्लिक बनेगी या तो प्राइवेट बनेगी या तो ओपीसी बनेगी. अगर प्राइवेट बनानी है 2 लोगों में काम चल जाएगा. और यही है हमारे आज के इसका, तब आज एक ही डेफिनेशन पढ़ने वाले हमारे क्लास में. सो private company, private, why am I saying like that? Private, 8, section 2 clause 68, 888, private company section 2 clause 68. ठीक है, बेसिक्स बताओगे आप. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2. Yes or no? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कोई ये नहीं बता पा रहा है तो कहीं मुंह छुपा के बैठ जाओ, ऐसे स्क्रीन को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए 2. और मैक्सिमम डायरेक्टर्स ये नहीं भी पता है तो भी चलेगा. डायरेक्टर्स हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, रच रच के पढ़ेंगे. ठीक है, 15. फिलहाल ये है, ये बेसिक्स है. मतलब मैम प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं. करेक्ट. अब प्राइवेट कंपनी की अगर हम डेफिनेशन उठा के देखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है कंपनी which has and which by its articles restricts, prohibits and limits. फिल इन द ब्लैंक्स. अगर आप ये ब्लैंक्स को फिल कर पा रहे हो तो यार दिल से एकदम वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. आई एम श्योर कि आप वो बच्चे हो जो पक्का से पक्का 80+ तो लेके आओगे ही आओगे, है ना. यू विल मेक मी प्राउड. बट जो नहीं कर पा रहे हैं उनको डरने की कोई चिंता की बात नहीं है. ठीक है, मैं हर एक चीज बता रही हूँ, बड़े आराम से बता रही हूँ, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगी. सबसे पहली बात,
आप अब प्रोफेशनल बनने वाले, हो सकता है कल का आपका मन करे कि यार बिजनेस करते हैं मैम, तो आप आए मेरे पास और आपने बोला कि मैम हम बनाना चाहते हैं कंपनी। मैंने कहा देखो ओपीसी बनाओगे? उसने कहा नहीं नहीं मैम 1% कंपनी सुनने में ही अच्छा नहीं लगता, हमको तो प्राइवेट या पब्लिक बनानी है। मैंने कहा देखो पब्लिक में तो बहुत किचकिच हो जाएगा, 7 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक तो तुम हो ही 6 और को ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद पता नहीं मैच करे वाइब नहीं करे क्या हो, एक किसी को ढूंढ लो। उसने कहा ठीक है मैम, एक तो ढूंढ रखी है। मैंने कहा नहीं नहीं वो वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी, कंपनी बिजनेस अलग रखो भाई, काम अलग। और हाँ, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं मैम ढूंढ लेंगे। 2 लोगों को आपने ढूंढ लिया, अब बात अटक गई पैसों पे। यार मैम कितना पैसा लगाना पड़ेगा एक प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए? मैंने कहा रुको पूछते हैं, कंपनीज एक्ट से पूछते हैं। तो हम कंपनीज एक्ट के पास गए और हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन खोली और वहां देखा कि कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। हमने कहा लो ये क्या नाटक है, मिनिमम कितना पैसा चाहिए इन्होंने बताया ही नहीं, बोला एज प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड के लिए कहां जाए? एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब एक्ट नहीं बताएगी ये चीज, एज प्रिस्क्राइब्ड इन्होंने पावर दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम बताओ कितना पैसा चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कितना पैसा लोग लगाएं कि प्राइवेट कंपनी खोल पाए। तो हम गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कहा क्या मैं काम करती हूँ? मैं किसके थ्रू काम करती हूँ? मिनिस्ट्री के, एमसीए से पूछो। एमसीए के पास गए, एमसीए ने कहा कि अभी तो हमने कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है। मतलब we don't need any funds to form a private company, no. Well, you want to form a company limited by shares, so you can start the company with 500 rupees, not a problem. हाँ मैम, हाँ, क्योंकि कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं। पर डेफिनेशन क्या बोलती है? जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, वी विल से दैट, रिपीट आफ्टर मी, private company is a company which has minimum paid up capital as prescribed and which by its articles restricts what? Restricts, ये तो पढ़ा है ना अभी हमने फीचर्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था, restricts ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब इस कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अगर आप 2 लोग आए और मेरे पास आए कि मैम चलो ना आप प्लीज हमारी एक शेयर होल्डर बन जाओ ना, हम 3 लोग मिलकर कंपनी शुरू करते हैं, बड़े विश्वास के साथ आपने अपना हार्ट सोल मनी जो भी था सब लगा दिया, और मैं निकली 1 नंबर की बेवफा। मैंने क्या किया, शेयर्स दिए किसी और को और मैं निकल ली। अब आप लोगों को डर लग रहा है, अब आप लोगों ने कहा यार मैम थोड़ा सा विजन वगैरह मिलता, थोड़ी सी गाइडेंस मिलती तो हम लोग काम कर लेते। मैम तो ऐसे ही बिना बताए निकल गए और पता नहीं किसको शेयर्स देके चली गई, अब वो आके पता नहीं क्या किच 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 कर रहा है, तो ये सही बात थोड़ी ना है। तो ऐसे प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट स्पेस में हम किसी को भी थोड़ा ना भेज सकते हैं कि अगर मुझे एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है तो मैंने वो किसी को भी इनविटेशन दे दिया और मैंने बोला यार अच्छा खाना रहता है जाओ तुम चल जाओ, मैं तो नहीं जा पा रही, ऐसे थोड़ा ना होता है। बट अगर कोई पब्लिक इवेंट के पास है आपके पास तो आप किसी को भी दे सकते हो, है ना, वो जा सकते हैं। तो वहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज इट प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक to subscribe to its securities। मतलब मैम एक बहुत बड़ा मिथ है ये जो अक्सर बच्चों के मन में रहता है, और वो मिथ क्या है कि प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी, है ना। नहीं, फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई थिंक हर घर में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा सामान आ ही गया होगा, तो ऐसा कोई घर छूटा नहीं होगा जिसने फ्लिपकार्ट जैसी चीज को यूज ना किया हो। इतनी बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। अब इनको पैसों की जरूरत पड़ गई, कहाँ जाएंगे बेचारे, पब्लिक के पास नहीं जा सकते हैं। दे कैन गो टू अ बैंक, दे कैन गो टू वॉलमार्ट, है ना, तो गए, ठीक है। दे कैन गो टू एनी पर्सन, दे कैन कम टू शिवांगी अग्रवाल, ऑलवेज वेलकम, ठीक है, रेडी टू इन्वेस्ट, ठीक है। बट इतना कम इन्वेस्टमेंट लेंगे नहीं ना सब, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। मतलब किसी के पास भी आप जा सकते हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, पर आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते। आप जनरल ओपन पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते हो कि जिसको आना है वो आके शेयर्स खरीद ले, हम पैसे कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, नहीं कर सकते ये आप, ठीक है। कंप्लीट प्रोहिबिशन, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट प्रोहिबिशन, ठीक है। एंड limits the number of
members to 200. Limits the number of members to 200. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना? तो ये पूरी आपकी सम अप होती है डेफिनेशन। अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं। ये वाला जब हम पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो आता है। एक क्या, दो प्रोवाइजो आते हैं। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? कुछ एडिशनल बात बताना, या एक्सेप्ट यहां पे 200 से ज्यादा हो सकते हैं, तो एक एक्सेप्शन क्रिएट करना या एडिशनल बात बताना, ठीक है? तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट, पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, पॉइंट नंबर 2, provided that and provided further that. Now listen to me, I will ask you दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटे छोटे से लिख रही हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा इसको आंसर करने की कोशिश करना, है ना? तो एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड, ओके, has 199 members and wants to issue 10 shares to Mr. X. Can it do so? ये सवाल है। यहीं पे बच्चे पिघल जाते हैं, बच्चे फिसल जाते हैं। संभालो अपने कदम। ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास ऑलरेडी कितने हैं? 199 मेंबर्स। वो 10 शेयर इशू करना चाहते हैं मिस्टर एक्स को। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम 199 प्लस 10, ये तो 200 से ऊपर हो गया, तो इट कैन नॉट डू सो। कट। भाई साहब 199 मेंबर्स हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं 200, मैक्सिमम शेयर्स नहीं। यहां पे अगर हम मिस्टर एक्स को 10 शेयर दे देंगे तो 10 शेयर बढ़े, पर शेयर होल्डर तो एक ही बढ़ा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्स। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? तो 199 मेंबर्स हैं, अगर मिस्टर एक्स को भी दे दिए तो ये 200 मेंबर्स हो गए, एंड मैक्सिमम इज 200, सो इट इज अलाउड। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? यस। कैन इट डू सो? द आंसर इज यस। बट मिस्टर एक्स जो भी करते हैं साथ में करते हैं। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि यार मैं शेयर्स तो लूंगा पर अपनी बीवी के साथ लूंगा, तो मतलब ये शेयर्स मेरे नाम पे नहीं होंगे, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स के नाम पे होंगे। मतलब दे आर गोइंग टू होल्ड द शेयर्स जॉइंटली, ठीक है? मिस्टर एक्स wants to hold the shares in joint name, in joint name। देखो, अब देखो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज ये हो सकती है कि 10 शेयर है, तो हमने क्या किया, मिस्टर एक्स को बोला कि 5 आप ले लो, 5 वो ले लेंगे, दोनों के नाम पे हो गए, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में 2 शेयर होल्डर बढ़ गए। मिस्टर एक्स इज ऑल्सो शेयर होल्डर, मिसेज एक्स इज ऑल्सो शेयर होल्डर, है ना? बट अगर वो ज्वाइंट नेम में ले रहे हैं तो शेयर होल्डर एक ही होगा, मिस्टर एंड मिसेज एक्स। Joint holders are counted as one, तो शेयर होल्डर एक ही बढ़ा, that means still it is allowed and this can be done. That means I can say provided that joint shareholders will be counted as one. Provided further that, एक और बात क्या है? एक और बात ये है कि अब फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स तो कम है बट एम्प्लॉयज भर भर के हैं। अब कभी भी यार कोई कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो उनको एंकरेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उनको एंकरेज करने के लिए हम कैश बोनस दे सकते हैं। जब बहुत प्रॉफिट हुआ तो कुछ बोनस बांट दिया, कभी उनको प्रमोशन दे दिया, कभी इंसेंटिव दे दिया, कभी पार्टी दे दिया। एक चीज और होती है जो आपने सुनी होगी, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम कंपनी के शेयर्स कम प्राइस पे खरीदो, कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तुम भी बढ़ोगे। अब वो दो तरीके से मोटिवेट होते हैं। एक तो अगर हम अच्छा काम करेंगे, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, मेरे पास भी तो शेयर्स बढ़े हुए हैं, वो भी तो बढ़ेंगे। सो दे वांट टू वर्क टू वेज फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो दे फील इन्वॉल्व, दे फील ओन्ड कि हाँ हम अपना काम कर रहे हैं। तो दिस वर्क्स एज अ मस्त वाला इंसेंटिव।
अब फ्लिपकार्ट तो फंस गया। फ्लिपकार्ट ने कहा लो बेटा, हम तो ये दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे तो यार एम्प्लॉयज हैं, 200-400 एम्प्लॉयज को हमें शेयर्स देने हैं। अगर हम एक बार शेयर्स इशू करेंगे तो लिमिट ही बढ़ गई, 200 की लिमिट है यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, लॉ इतना भी बुरा नहीं है। लॉ ने क्या कहा, द प्रोवाइड फर्दर दैट एम्प्लॉयज एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं, will not be counted in the limit of 200। क्या बात है, ये आया मस्त वाला रिलीफ। मतलब आप कितने भी एम्प्लॉयज को शेयर्स दे दो, उनको काउंट नहीं करेंगे। और वो एम्प्लॉय जिसको शेयर दिया वो बेवफा निकला, वो दोगला निकला, उसने क्या किया, जैसे ही उसको शेयर्स मिले वो हमारी कंपनी छोड़ के निकल लिया, तो अब उसको काउंट करना पड़ेगा क्या? ऐसे तो हिसाब किताब रखना एकदम नहीं नहीं नहीं, तब भी उसको काउंट नहीं करना है। तो जब एम्प्लॉयमेंट में था और आपने उसको शेयर्स दिए थे, ही इज नॉट टू बी काउंटेड, नॉट टुडे नॉट टुमारो, even if he ceases to be employed, even if he leaves the employment, it doesn't matter, he's not going to be counted। got it? समझ में आई बात? ठीक है, मतलब ये जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे इनके पास वोटिंग राइट होगा, इनको डिविडेंड मिलेगा, इनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, सब होगा, पर हम इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सो व्हेन अ प्राइवेट कंपनी इश्यूज शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज, इट विल नॉट बी counted in the limit of 200, and if it is exceeding that limit, of course it will not be treated as violation of section 2 clause 68, because issuance of shares to its employees does not increase this limit of 200, it will not be counted in the limit of 200। समझ में आई बात? Okay ma'am। So private company section 2 clause 68, private company means a company having minimum paid up share capital as prescribed and which by its articles restricts, limits and prohibits, restricts the right to transfer the shares, except in OPC limits the number of members to 200, prohibits any invitation to public to subscribe to securities। अब दो प्रोवाइजो इस पॉइंट में, two or more persons hold the shares jointly, they shall be counted as single member, persons who are in the employment and persons who were in the employment were the members while in that employment and have continued to be the members after the employment ceased, मतलब अभी भी member है, employment खत्म हो गया है, वो दोनों shall not be included in the number of members। समझ में आई बात? ये एकदम बढ़िया से डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ याद करना है, क्योंकि इस पे आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, वो हम करेंगे बाद में। ओके, नाउ सो इफ आई क्विकली समराइज, कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, राइट टू शेयर्स ट्रांसफर द शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी, स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, बाद में पढ़ेंगे, ओपीसी सिर्फ प्राइवेट हो सकती है, वो भी बाद में पढ़ेंगे, एंड प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। समझ में आई बात? चल बहुत बढ़िया। तो आज का यही आपका होमवर्क है, यही आपका रिविजन है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो सिंपली यही आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, बट बेसिकली यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेड यू राइट एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ लिख रहे होगे तो उतना तो आपने स्क्रिबल किया ही होगा, राइट? सो रिवाइज वेल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।